Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आपका प्यारा चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग ले आए हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने इसमें इंटेक्स क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं, तो आप इंटेक्स क्वेश्चन के भी आंसर लिख सकते हैं। वैसे इंटेक्स क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ चैनल में, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। तो हम इंटेक्स क्वेश्चन को छोड़ के हम लोग डायरेक्ट अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, से पहले कि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी अच्छे अच्छे ऐसे वीडियोस बनाने का, ठीक है। तो अभी मैं क्या कहते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊंगी डियर स्टूडेंट, क्योंकि ऑलरेडी जो भी एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन थे वो मैंने करवा लिए हैं। तो इस वजह से जो है मैं टाइम बर्बाद ना करके डियर स्टूडेंट डायरेक्ट जो है आपके करवाऊँगी क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हम लोग डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, कंप्लीट करने हैं ना। तो चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आ गया हमारा यहाँ एक्सरसाइज का कॉर्नर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वॉज फाउंड बाय analysis to contain 0.096 grams of boron and 0.144 grams of oxygen. कैलकुलेट द परसेंट कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय द वेट। तो हमें परसेंट कंपोजिशन जो है कैलकुलेट करनी है। वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, मास ऑफ बोरोन क्या दिया गया है 0.09 ग्राम्स, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या दिया गया है 0.144 ग्राम्स, और मास ऑफ सैंपल क्या है जो बना मिला था ऑक्सीजन और बोरोन को मिलाकर, वो हमें मिला था 0.24 ग्राम्स का। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको बस क्या कर देना है, पहले आप लोग जो है बोरोन की परसेंटेज निकाल लो, फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लो, है ना, क्योंकि दोनों की परसेंटेज कैलकुलेशन करनी है ना हमें। देखो बोरोन की हो जाएगी 0.096 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.24, है ना। 100 से तो मल्टीप्लाई डिवीजन आपको करना ही पड़ेगा ना, अगर आपको जो है परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो कौन सी बड़ी चीज़ थी, इसमें तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे, है ना। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, अच्छी तरह सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा 40%। इस तरह वाले क्वेश्चन को तो आंसर मिल जाएगा 60%, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है आपका व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन वॉज बर्नड इन 8.00 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन 11.00 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वॉज प्रोड्यूस। तो आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ है भाई। यहाँ पे जो चीज़ आपको कही गई है वो बस इतनी सी चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, कि क्या कहते हैं, जब आपका 3 ग्राम जो थी ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे जो कार्बन है, ये इसकी जो वैल्यू है वो है 3 ग्राम, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा मोटा हो गया, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं साइज में, ठीक है, ताकि आपको और अच्छी तरह दिखे, और कलर मैं चेंज कर देती हूँ। तो आज ले लेते हैं फ्रेंड्स हम ब्लू कलर, ठीक है। तो देखो, जो एक कार्बन है ये कितना ग्राम लिया गया था, ये लिया गया था 3 ग्राम, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है, जब 3 ग्राम कार्बन को हमने 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया था तो हमें मिला था कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि था 11 ग्राम, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, जब हमने लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो टोटल रिएक्टेंट्स का मास होता है वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ना ही आपका मास क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है। जो मास आपका रिएक्टेंट्स का होता है वही मास आपका जो है प्रोडक्ट का भी होता है ना। तो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो आपके रिएक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन करा, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ क्या प्रोडक्ट्स, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको जो है समझ में आ रही होगी। मैं डिस्कशन से यही कहना चाहती हूँ कि इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसमें से जो पहला लॉ है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो हमें इसमें जो है यूज़ कर देना है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले विच लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन विल यू यूज़ फॉर गवर्न योर आंसर, तो दैट इज़
लॉ ऑफ क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। और या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो भी आप लोग इसमें जो है यूज़ कर सकते हो। क्योंकि रिएक्शन जब 3 ग्राम कार्बन को हमने 8 ग्राम के ऑक्सीजन के साथ बर्न करा तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली। और मैं आपको दोनों चीज़ बता रही हूँ किस तरह दोनों लॉज को आप यूज़ कर सकते हो। पहला तो आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यूज़ कर सकते हो, और दूसरा या तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैसे यूज़ करोगे मैं आपको बताती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2। अब एक बात बताओ, इस CO2 के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक एटम होगा और ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे, है ना। ये बात आ गई समझ में सबको। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है मैम, 12U। ऑक्सीजन के 2 एटम का मास कितना होगा, ऑक्सीजन के मैम एक एटम का मास होता है 16U, तो 2 का होगा 32U। तो इसका मतलब कि जब आप लोग इनका प्रोपोर्शन निकालोगे आपको मिलेगा 6/16, जिसको जब आप फर्दर कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 3/8। यानी कि हमेशा जो ऑक्सीजन और कार्बन है वो 3/8 के रेशियो में ही कंबाइन होंगे। यानी कि उसमें 3 पार्ट होंगे कार्बन के होंगे, और जो 8 पार्ट हैं वो आपके किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। ये बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगा के अगर हम इसका आंसर फाइंड आउट करें तो हमें पता है कि हमेशा जो जितना भी आप ग्राम वाम बना लो, लेकिन हमेशा उस पर्टिकुलर ग्राम में 3 पार्ट कार्बन के होंगे, 8 पार्ट ऑक्सीजन का होगा। अब अगर आपका यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड इफ 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज बर्न्ड विद 50 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। भाई प्रपोर्शन क्या रहने वाला है, प्रपोर्शन रहने वाला है 3/8। यानी कि अगर आपका ये भी मैं इस चीज़ का भी निकालूँ तो इसमें भी आपके 3 पार्ट ऑक्सीजन के होंगे और 3 पार्ट कार्बन के होंगे और 8 पार्ट ऑक्सीजन के होंगे। अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड विद 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना आंसर आने वाला है डियर स्टूडेंट आपका, बहुत सिंपल है ना। अब आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगाना है और आपका आंसर जो है फट से आ जाएगा। अब देखो डियर स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि भाई 3/8 है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फॉर्म होगी, या कोई बच्चे बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मैम कम फॉर्म होगी। एक बात बताओ भाई, मैंने आपको 2 लॉ पढ़ाए थे। मैंने आपको पहला लॉ पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उससे भी इसका आंसर निकलना है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उससे भी इसका आंसर निकलना है। ज़्यादा अप्रोप्रिएट डिसीजन ज़्यादा तक जो आप सॉल्यूशन बुक्स देखोगे उसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखा होगा, इसलिए लिखा है बिकॉज कांस्टेंट प्रोपोर्शन से इसका आंसर बिल्कुल सटीक निकल रहा है। कंजर्वेशन ऑफ मास में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। जिनके पास दिमाग है वो तो कंजर्वेशन ऑफ मास से भी निकाल लेंगे इसका आंसर, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन बता रही हूँ। तो 3/8 हमने जो ये रेशियो निकाला है कार्बन और ऑक्सीजन का, इसका मतलब कि हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड होते समय 3 पार्ट आपका कार्बन होगा और 8 पार्ट आपका ऑक्सीजन होगा। अब एक बात बताओ, इसमें 3 ग्राम कार्बन है और 3 ग्राम कार्बन सिर्फ और सिर्फ 8 पार्ट यानी कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही तो रिएक्ट होगी। तो जो बाकी का 42 ग्राम्स है वो क्या होगा, वो मतलब अनरिएक्टिव रहेगा, उसके साथ कार्बन जो है रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो जो आपकी इस समय भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ 11 ग्राम्स की। तो देखो कितना सिंपल था इसका आंसर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा गया है व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब मैं आयंस आपको पढ़ा रही थी मैंने बोला था कि भाई ये जो आयंस होते हैं, आयंस जब एटम्स, जो एटम 2 टाइप के होते हैं, जब जो एटम्स के अंदर चार्ज होता है या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ऐसे एटम्स को हम लोग आयंस कहते हैं ना। अब अगर मैं पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करूँ तो पॉलीएटॉमिक आयंस वो आयंस होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा ग्रुप है एटम्स का जो कि चार्ज ही कैरी कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सिंपल सी चीज़ थी। मैंने 2 टाइप के आयंस आपको बताए थे, एक तो था कैटायन और एक तो था आपका एनायन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें, ठीक है। मैं बहुत सिंपल तरीके से भी इसमें आपको पढ़ा रही हूँ। मोनो एटॉमिक आयन, डाई एटॉमिक आयंस, टेट्रा एटॉमिक आयंस, ट्राई एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं क्लास में, ठीक है। आप लोग जो है पार्ट्स देखिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल के, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, है ना। जो चीज़ नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक और बार वीडियो बना दूँगी आपके लिए, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? आयंस क्या होते हैं? सबसे पहले आयंस जैसे वो होते हैं एटम्स, ऐसे टाइप के एटम्स जो कि चार्ज कंटेन करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज कंटेन करते हैं। चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग आयन कहते हैं, एनायन कहते हैं। नेगेटिव चार्ज के जो एटम्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कैटायन। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करूँ तो पॉलीएटॉमिक आयंस वो आयंस होते हैं जो ग्रुप ऑफ एटम, जिनके अंदर ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो कि चार्ज कैरी करते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जैसे यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयंस का आपको यहाँ पे बहुत अच्छा तरह इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। अ पॉलीएटॉमिक आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल एमोनियम आयन विच इज़ NH4। तो एमोनियम आयन जो है ये NH4 है, क्योंकि इसके अंदर एटम्स हैं डिफरेंट टाइप्स के जो कि चार्ज कैरी कर रहे हैं, तो पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे इसमें पॉजिटिव है, किसी और में नेगेटिव होगा, जैसे OH हाइड्रोक्साइड ध्यान से देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला गया ना, तो ये आयन्स है। क्यों है? क्योंकि इसमें एटम्स जो है ग्रुप ऑफ एटम्स मिला है जो चार्ज कंटेन करता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है राइट द केमिकल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग। केमिकल फार्मूला हमें लिखना है। ठीक है, सबसे पहले है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसका केमिकल फार्मूला आपको लिखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई, मैंने आपको क्या बताया था केमिकल फार्मूला लिखने में? केमिकल फार्मूला कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है भाई? सिंबल होता है Mg। ठीक है, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? HCl। ठीक है, Cl होता है क्लोरीन का सिंबल। ठीक है, एक मिनट, Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? मैग्नीशियम की वैलेंसी आपकी होती है 2। हाँ, और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? क्लोरीन की वैलेंसी मैम होती है 1। तो आप जब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है MgCl2। ठीक है, कैसे निकला? बहुत सिंपल तरीके से निकला। ठीक है, अब देखो डिस्टर, आप लोग के मन में एक सवाल आया होगा कि मैम ये वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी डिस्टर होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स। अब देखो जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, हर एक एटम अपनी लाइफ में क्या चाहता है भाई? स्टेबल होना चाहता है ना। अब देखो अगर एटम को स्टेबल होना है तो एटम के अंदर एक अलग दुनिया है, मैंने आपको बताई थी उस दुनिया के बारे में। न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस दुनिया के अंदर देखो जो प्रोटॉन होते हैं वो तो यहीं पे न्यूट्रॉन के पास रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स में घूमते हैं। अब इन शेल का एक रूल होता है, पहली शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं और सारी बाकी की जितनी भी बाहर की शेल्स हैं उन सब में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर डियर स्टूडेंट्स आपका जो एटम है एक पर्टिकुलर, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो अच्छी तरह शेल्स में फिट हो गया इलेक्ट्रॉन्स का नंबर खासकर, तो फिर डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? ऐसे एटम को हम स्टेबल कहते हैं। बहुत से एटम है जो अनस्टेबल होते हैं, जिनमें पूरा शेल वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये एटम्स क्या करते हैं? ये एटम जो है डिफरेंट टाइप के एटम के साथ कंबाइन होने के लिए कोशिश करते हैं, कंबाइन होने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं अपना इलेक्ट्रॉन या तो दे देते हैं या फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं और या फिर शेयर करते हैं, है ना। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए डियर स्टूडेंट इसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे डियर स्टूडेंट अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 16U है। अब डियर स्टूडेंट 16U में भी जब हम लोग उसकी वैलेंसी देखें तो जब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग शेल्स में भरते हैं तो डियर स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं ऑक्सीजन को। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन मिल नहीं पाते, इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है? दूसरे एटम जो है उनके साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसलिए जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी कितनी हुई? वैलेंसी हुई 2, क्योंकि डियर स्टूडेंट उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का भी आप सिमिलर वे से निकालेंगे। कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca है। ठीक है, अब डियर इसी तरह ऑक्साइड क्या है हमारा? ऑक्सीजन यानी कि O। दोनों की वैलेंसीज नीचे लिखोगे। ठीक है, आप लोग 1 1 दोनों की। तो अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको मिलेगा CaO। ठीक है, तो ये है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर नाइट्रेट। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, कॉपर नाइट्रेट करना है। देखो कॉपर Cu, नाइट्रेट NO3। अब डियर स्टूडेंट इनकी वैलेंसीज लिख दोगे। कॉपर की वैलेंसी है 2, नाइट्रेट की 1। तो मतलब नाइट्रेट की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा CuNO। क्योंकि भाई यहाँ पे ध्यान रखना, ब्रैकेट बनाएंगे क्यों? क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन यानी कि ग्रुप ऑफ आयन विच कैरीज चार्ज, और इसमें 2 ग्रुप है आयन के, इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो 3 और यहाँ पे 2 जो हमने मल्टीप्लाई करा। ठीक है, इसी तरह डियर स्टूडेंट बाकी के भी आप लोग कर लोगे। जैसे एमोनियम क्लोराइड, अगेन एमोनियम क्लोराइड
एमोनियम कैसे लिखोगे, सॉरी एल्यूमिनियम है वो, एमोनियम होता तो अलग आता ना डिस्टेंस, तो ये है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम Al, ठीक है, एल्यूमिनियम Al, क्लोरीन अगेन Cl। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी वेरी सिंपल, अगेन एल्यूमिनियम की वैलेंसी 1 ही रखोगे आप, क्योंकि भाई इसका जो है शेल कंप्लीट हो जाती है, थोड़ा स्टेबल है ये इंसान, ठीक है। नहीं, आपका जो एल्यूमिनियम है डियर स्टूडेंट, इसकी आपकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 3, ठीक है। इसी तरह डियर स्टूडेंट जो क्लोरीन है, इसकी जो वैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी 1 ही है जो हमने निकाली थी। अब डियर स्टूडेंट जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा AlCl3, ठीक है। तो डिस्टेंस इस तरह आप लोग जो है निकालोगे। अब देखो डिस्टेंस इसी तरह हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं, जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट, अगेन वेरी सिंपल, Ca कार्बोनेट, कार्बोनेट CO, ठीक है। अब CO, अब देखो डिस्टेंस कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो तो 1 होती है, लेकिन कार्बोनेट जब हम बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पे नीचे 3 भी लिखते हैं इसका, ठीक है। तो इसलिए डिस्टेंस जो इसका फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है CaCO3, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल है ना। कार्बोनेट जो है आपका इसीलिए बनता है क्योंकि देखो सबसे पहले कार्बन को आप लोग उसमें डेफिनेटली लेते हो, है ना, और CO3 है, तो डेफिनेटली हमें समझ में आ रहा है कि CO3 यानी कि कार्बोनेट, तो जो CO3 है इसमें जो कार्बन है उसके साथ 3 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हुए हैं, यानी कि तब 3 ऑक्सीजन के एटम एक साथ आते हैं तो वो ओजोन बनाते हैं, ओजोन और कार्बन का मिक्स आप लोग समझ, ठीक है, तो वो कार्बोनेट बनाते हैं। तो इस तरह डिस्टेंस इसका फॉर्मूला निकल के आया, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, गिव द नेम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो क्विक लाइम, अब जैसे यहाँ पे आपको क्विक लाइम का दिया है, तो क्विक लाइम में जो है सबसे पहले केमिकल फार्मूला क्विक लाइम का क्या है भाई, क्विक लाइम होता क्या है, चूना जो आपके घर में लगता है पुट्टी उट्टी उन सब चीज़ों में, है ना, तो इसको हम लोग जो है, तो इसका ये क्या है, ये क्या होता है, ये होता है आपका कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड भी, तो कैल्शियम ऑक्साइड ही तो होता है ये, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। और किन किन 2 एलिमेंट से मिलके बनता है भाई, वेरी सिंपल भाई, मैं साफ दिख रहा है, एक तो कैल्शियम है हमारा, एक है ऑक्सीजन, सिंपल। इसी तरह डिएस्टर हमारा नेक्स्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का केमिकल फार्मूला अगेन दिया गया है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसका केमिकल फार्मूला तो चलो ये सब छोड़ो आप लोग, लेकिन अब जो है हमें बताना है कि इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है। भाई साफ नाम से ही पता चल रहा है, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा ब्रोमाइन है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो डियर ये तो काफ़ी सिंपल जो है आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप इन्हें आराम से जो है कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हैं, आप लोग कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बेकिंग पाउडर। अब एक बात बताओ, बेकिंग पाउडर केक बनाते होगे, ढोकला बनाते होगे, है ना, डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। तो बेकिंग पाउडर जो है वो क्या होता है, बेकिंग पाउडर NaCHCO3, ये क्या हुआ, अरे देखो Na क्या होता है, Na होता है सोडियम, HCO3, अब CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है, H क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। अब कार्बोनेट इतना सब मैंने बोल दिया, अब इनमें प्रेजेंट क्या क्या है, देखो पहले तो भाई Na से पता चल रहा है कि इसमें आपका प्रेजेंट है सोडियम, H से पता चल रहा है इसमें आपका प्रेजेंट है हाइड्रोजन, CO3 यानी कि कार्बोनेट, कार्बोनेट कैसे बना, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो इस तरह डिस्टर अगर आपको केमिकल फार्मूला आप लोग बनाओगे तो आपको बहुत ईजी होगा कोई भी चीज़ करने के लिए। पोटेशियम सल्फेट, अब पोटेशियम सल्फेट एक बात बताओ, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम के सल्फेट, अगेन सल्फेट आ गया यहाँ पे, सल्फेट किससे बना, सल्फेट बना सल्फर से, अब सल्फर से बना तो इसको K2SO4, ये है इसका फॉर्मूला। इसमें प्रेजेंट क्या क्या होता है, अब सल्फेट क्योंकि SO4, अब सल्फेट में डिएस्टर आपका ऑक्सीजन भी मिलाया जाता है, इसलिए सल्फर में जब आप ऑक्सीजन मिलाते हो तब आपको सल्फेट मिलता है ना। तो डिएस्टर के यानी कि पोटेशियम प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे हमने क्वेश्चन जो है कर दिए, तो ये बहुत सिंपल है डिएस्टर, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा आई होप, ठीक है। अब डिएस्टर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। अब ये मोलर मास क्या हो गया, देखो मोलर मास अगेन वेरी सिंपल, मैंने डिएस्टर आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि हाउ यू विल टेक आउट द मॉलिक्यूलर मास,
मोलर मास क्या है? मोलर मास है आपका मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सबका मास को जब आप प्लस कर देते हो, है ना। जैसे यहाँ पे है आपका C2H2, इस इथीन का हमें निकालना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखो C2H2, अब देखो इसका मतलब कि कार्बन के 2 एटम प्रेजेंट हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम प्रेजेंट हैं। कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12U, यानी कि 2 एटम है तो कितना मास हो जाएगा? 24U। अब हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1U, 2 एटम है 2U हो जाएगा। टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास डियर स्टूडेंट 2U हो जाएगा ना, क्योंकि 2 हैं। और कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? हमारे कार्बन के एक एटम का मास होता है कितना? कार्बन के एक एटम का मास होता है 12, ठीक है। तो 12 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 24 मिलेगा, है ना। उसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है आपके 1U, तो 2 एटम है तो 2U, है ना। तो अब जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 26 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आप सही कर लीजिए, 26 ग्राम्स होगा, ठीक है, क्योंकि 24 + 2। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारा मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। अब देखो सल्फर मॉलिक्यूल S8 दे रखा है ना। अब भाई सल्फर का इसका मतलब कि इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 सल्फर के एटम है और सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है? 32 होता है। तो 32 × 8 करोगे तो अब मिल जाएगा 256, ठीक है। 256 जो है आपका मिल जाएगा आप लोगों को बहुत ईजी, ठीक है। बिल्कुल भी इसमें जो है ज़्यादा कुछ मैथ्स वगैरह नहीं है, सिंपल सा है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स में आपको बोला है कि मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस यानी कि पोटेशियम 4 फॉस्फोरस बनाता है आपका। तो हमें आता है कि भाई जो फॉस्फोरस अलग होता है डियर स्टूडेंट, पोटेशियम जो है उसको तो हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉस्फोरस अलग होता है, ठीक है। तो सॉरी फॉर मतलब गलत मुंह से निकल गया डियर स्टूडेंट, ये फॉस्फोरस ही है। तो फॉस्फोरस का जो एक एटम का मास होता है, इस फॉस्फोरस नीचे 4 लिखा है, तो यानी कि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं फॉस्फोरस के। अब फॉस्फोरस के एक एटम का मास कितना होता है? हमें इजीली पता है कि 30 होता है। 31 लेते हैं वैसे डायरेक्ट, क्योंकि देखो DST नहीं होता है, 30.9 समथिंग होता है, इसलिए इसको 31 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो 31 × 4 जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 124 ग्राम्स। इसी तरह DST नेक्स्ट है आपका मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl में DST H हाइड्रोजन, इसका मतलब HCl के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एक एटम है और क्लोरीन का भी एक ही एटम है, क्लोरीन का भी। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है भाई? 1U। क्लोरीन के एक एटम का मास कितना होता है मैम? वेरी सिंपल, अभी तो आपने बताया था 35.5, है ना। तो बस आप इन लोगों को ऐड कर दोगे तो 35.5 जब आप लोग ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 36.5 ग्राम्स, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। अब नेक्स्ट है डियर हमारा मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 नाइट्रिक एसिड, क्योंकि इसको नाइट्रेट कहते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ दिया नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइड्रोजन का मास होता है 1U। नाइट्रेट, यहाँ पे नाइट्रेट में कौन कौन मिला है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14U। ऑक्सीजन 3 बार हो रहा है तो भाई 48, ठीक है। तो अब इन सबको जब ऐड करोगे तो मिल जाएगा 63 ग्राम्स, ठीक है। सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। आई होप आप सब लोगों को ये जो क्वेश्चन हैं समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा व्हाट इज़ अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अब देखो डियर स्टूडेंट, मोल मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो 1 मोल होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 एटम्स का मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है डियर स्टूडेंट? ग्राम एटॉमिक मास में मैंने आपको बताया था कि ग्राम एटॉमिक मास, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, ऑक्सीजन का जो मास है एक एटम का वो है 16U, यानी कि अगर मैं ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास निकालूँ तो वो हो जाएगा 16 ग्राम।
लेकिन ये 16 ग्राम कितने ऑक्सीजन के एटम का मास है? ये 16 ग्राम 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के एटम्स का मास है। एक ऑक्सीजन के एटम का मास 16 यू है। 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के एटम का मास 16 ग्राम्स है। यही है आपका मोल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब 1 मोल इक्वल्स टू, अगर मैं ऑक्सीजन का बात करूँ, ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में बात करूँ तो ऑक्सीजन का अगर मैं निकालूँ तो 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज़ इक्वल्स टू 16 ग्राम्स, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है? इन्होंने हमसे पूछा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का 1 मोल निकालना है। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स? अब हमें पता है 1 मोल का मतलब क्या होता है भाई, सीधी सीधी बात है। 1 मोल का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट। अब वो आपका कोई भी एलिमेंट हो, है ना। अगर मैं नाइट्रोजन की यहाँ पे स्पेसिफिक बात करूँ तो 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम का जो मास है वो है 1 मोल मास ऑफ नाइट्रोजन। अब 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन के एटम्स का मास कितना है भाई? नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 14 यू होता है। तो इतने एटम्स का कितना होगा? 14 ग्राम हो जाएगा। सीधे ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर दो, बस सिंपल चीज़ है ना बहुत। अब डिस्टर इसी तरह नेक्स्ट है आपका इसमें 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स निकालना है। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। इन्होंने दे भी दिया आपको ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, अब बताओ, एक बात बताओ, हमें पता है कि 1 मोल कितना हो जाएगा? अगर एक एल्यूमिनियम के एक एटम का मास 27 यू है तो इसका मतलब 1 मोल एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा? 27 ग्राम्स। अब अगर 1 मोल 27 ग्राम हो जाएगा तो जो 4 मोल्स हैं वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 27 इंटू 4, जो कि आपका कितना हो जाएगा? 28, 2 पर कैरी, 8 + 2 10, तो ये हो जाएगा 108 ग्राम्स। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ये मोल कॉन्सेप्ट इज़ द ईजीएस्ट पार्ट। मैं तो ये कहती हूँ बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगता है बट बहुत इजी है। ठीक है, अगर अभी भी समझ में डिस्टर आपको नहीं आएगा तो मैं और वीडियोस अवेलेबल करवाऊंगी। वैसे तो काफ़ी सिंपल है, मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, लेकिन नहीं आया तो वी विल एक्सप्लेन यू इट अगेन। ओके, नेक्स्ट है डिस्टर आपका, नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। अब देखो सोडियम सल्फाइड जो है इन्होंने आपको फॉर्मूला दे दिया है ताकि इजी हो जाए। देखो Na2SO3। अब एक बात बताओ भाई, NO2SO3 हमें दिया है। अब एक बात बताओ, जो ये जो Na2 दिया है आपको, यहाँ पे Na क्या है? Na है आपका सोडियम, यानी कि सोडियम के 2 एटम, और यहाँ पे नेक्स्ट SO क्या है? SO है आपका सल्फेट के 3 एटम, या फिर आप ये कह सकते हो सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम, ये भी आप लोग कह सकते हो। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स हमें बताना है कि 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मोल कितना है। मतलब सोडियम सल्फाइड दिया तो अब आपको पूरा मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। पहले मोलर मास निकालो इसका, मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर दो, फिर उस ग्राम एटॉमिक मास की वैल्यू ऑफ 1 मोल लो, उसका फिर आप डायरेक्टली करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे इसका मोलर मास कैसे निकालते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ हमें सिर्फ एप्लीकेशन अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सोडियम Na और Na2 दिया है नीचे से, तो भाई सीधी बात है कि सोडियम का जो 1 एटम होता है उसका मास होता है 23। तो जब 2 एटम है तो उसका मास कितना हो जाएगा? 23 इंटू 2, 23 इंटू 2 कितना होगा डिस्टेंस? 23 इंटू 2 होगा 46, यानी कि 46 प्लस नेक्स्ट है आपका सल्फेट जो कि SO3 में आपका सल्फर का एक एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के 3 एटम, इसका मतलब कि 48 प्लस सल्फर के 1 एटम का मास कितना होता है? 1 एटम का मास होता है 32। ठीक है, तो 32 होता है। तो डियर स्टूडेंट जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे अच्छी तरह, एडिशन करोगे अच्छी तरह से, तो आपको मिल जाएगा 126। ठीक है, कितना मिलेगा आपको? 126 मिलेगा।
अब जब आपको 126 इसका मिलेगा डी स्टूडेंट, क्योंकि जब आप लोग ऐड करोगे, जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले सिंगल डिजिट्स को ऐड कर लो, 6 + 8 होता है 14, 14 + 2 16, 16 का 6 इधर 1 ऊपर कैरी, तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, ठीक है, तो 126 आपको मिलेगा। अब 126 आपका निकला मोलर मास, यानी कि ये जो पूरा आपका सोडियम सल्फाइड है, इसका जो एक आपका मॉलिक्यूल, इसका जो आपका एक एटम है, इसका मास होगा कितना आपका होगा इसका मास 126, ठीक है, 126 U। अब इसको जब ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 126 ग्राम। पर क्या ये 126 ग्राम जो है सिर्फ एक एटम का मास है? नहीं, 126 ग्राम तो आपका पूरा 6.2022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है, यानी कि हमें 1 मोल की वैल्यू मिल गई। अब जब हमें 1 मोल की वैल्यू मिल गई तो 10 मोल इक्वल्स टू 10 इंटू 126, जो कि हो जाएगा आपका 1260, यानी कि 1260 ग्राम्स, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है, कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया। नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू मोल। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, अब 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट करना है। अरे वेरी सिंपल, मैंने क्या बताया था डी स्टूडेंट, आपको वही सेम चीज़ अप्लाई करो। ऑक्सीजन की बात की गई है ना, तो इसका मतलब कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम्स। अभी 16 ग्राम कितने ऑक्सीजन के एटम का मास है? ये है 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के एटम्स का मास। इसका मतलब हमें 1 मोल की वैल्यू मालूम है। अब अगर हमें बताना है 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है डी स्टूडेंट्स कि भाई 16 ग्राम एक की वैल्यू निकल गई, तो 16 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल, तो 12 ग्राम्स इक्वल्स टू 12/16। अब जब इसको जो है करोगे तो आपको मिल जाएगा 3/4, है ना, 3/4 मिलेगा। इसको जब और सिंप्लीफाई करोगे, डेसिमल में वैल्यू निकालोगे तो मिल जाएगा 0.375 मोल, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? अब डिस्टो इसी तरह आपको निकालना है नेक्स्ट भी 12 ग्राम्स ऑफ वाटर। हमें पता है नहीं, बहुत सिंपल, वाटर है क्या? H2O है। H2O मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा 2 मैंने डायरेक्ट क्यों बोला? क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1U, हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है तो 2U, 2U + 2 + 16, 2 + 16 कितना हो जाएगा 18, तो 18U इज द मोलर मास ऑफ वाटर। अब मोलर मास ऑफ वाटर यानी कि 18 ग्राम जो है वो हो जाएगा 1 मोल के इक्वल, है ना, क्योंकि 18 ग्राम है वाटर के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास। अब डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 मोल 18 ग्राम्स के इक्वल है, तो इसका मतलब कि 12 ग्राम ऑफ वाटर में भी इक्वल टू 12/18, जो कि आपका आ जाएगा कितना 6/9, जिसको और कैंसिल आउट करोगे तो मिल जाएगा 2/3। 2/3 व्हेन यू विल सिंप्लीफाई फर्दर यू विल गेट कितना, यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस आपको कितना मिल जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है मिलेगी, कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक है, चिंता मत करो। 12 ग्राम है, 20 ग्राम है वाटर 20 ग्राम है, सॉरी डिस्टेंस इधर मिस प्रिंटिंग हुई है, 20 ग्राम है, ठीक है, 20 ग्राम है। तो अब आप इसको क्या करोगे? 20 ग्राम है तो भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, 18 के ऊपर 20 लिख दो, ये हो जाएगा 20/18, और जब कैंसिल आउट करोगे तो मिलेगा 10/9, 10/9 को फर्दर करोगे तो 1.11 मोल्स अप्रॉक्सीमेटली कुछ वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट है डिस्टेंस आपका 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कार्बन डाइऑक्साइड अगेन CO2, मोलर मास कितना हो जाएगा? कार्बन के एक एटम का मास होता है 12U, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16U, 2 एटम्स का मास हो जाएगा 32U, 32U + 12U कितना दे देगा आपको, है ना, 32U + 12U, यू विल गेट 44U, 44U, यानी कि 44U अगर कार्बन डाइऑक्साइड के एक एटम का मास है तो इसका मतलब इसके 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना होगा? 44 ग्राम्स। तो अब डियर स्टूडेंट इसका मतलब कि 1 मोल इज इक्वल टू 44 ग्राम्स, तो 44 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल। तो हमें बताया है 22 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 44। अगर आप कैंसिल आउट करोगे मिल जाएगा 2/4, फर्दर कैंसिल आउट करोगे मिल जाएगा 1/4,
1/2 1/2 आपको जो है मिल जाएगा। 1/2 को फर्दर कैंसिल आउट करोगे 0.5 मोल मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल थे। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 विच इज व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगेन वेरी सिंपल। ये लोग नहीं समझ रहे कितना सिंपल है हमारे लिए ये चीज़। तो अब देखो हमने अभी भी पढ़ा है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 16 ग्राम्स। सो मास निकाल ले 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, सो 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 16, कितना आ जाएगा हमारा 32, और पॉइंट लगा दो तो 3.2 ग्राम्स। सिंपल। इसी तरह डी स्टूडेंट हमें बताना है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर, अगेन मैंने क्या बोला था कि 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। मैम 18 ग्राम कैसे आया, मोलर मास निकालो, 18 U आएगा, 18 U को ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करो, 18 ग्राम्स होगा वाटर के 6.0022 इंटू 10⁻23 आइटम्स का मास, तो वो हो जाएगा 1 मोल के इक्वल। तो 1 मोल इक्वल्स टू 18 ग्राम्स, तो 0.5 will be 0.5 into 18 which will be equal to कितना 90, पॉइंट लगा लो 9 ग्राम्स। ठीक है, सो बहुत सिंपल है। इसी तरह डी स्टूडेंट नेक्स्ट, अच्छा बस 2 ही हैं पार्ट इसमें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8। ठीक है, S8 सल्फर हमें दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, मतलब हमें जो है कैलकुलेट करना है कितने नंबर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और सल्फर के, जो कि है S8। ठीक है, प्रेजेंट इन 16 ग्राम्स ऑफ सॉलिड सल्फर, यानी कि 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में हमसे पूछा गया है। ठीक है, अगेन डियर स्टूडेंट्स दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, है ना। सल्फर मॉलिक्यूल, देखो इन्होंने बोला क्या, हमें नंबर कैलकुलेट करना है सल्फर के मॉलिक्यूल्स का नंबर, कितने मॉलिक्यूल हैं सल्फर के, कितने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। रिमेंबर मॉलिक्यूल और एटम्स में बहुत अंतर होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है ऑफ सल्फर के S8, जो कि प्रेजेंट है 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में। अब देखो अगेन इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछने लगे हैं, 16 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सल्फर के, ये हमें बताना है। अब एक बात बताओ, मोल कॉन्सेप्ट अभी अभी इतने क्वेश्चन करे हैं मोल कॉन्सेप्ट में, ये चीज़ नहीं कर पाएंगे हम, इतनी सिंपल सी चीज़। तो डियर ने हमसे पूछा है कि 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में, हमने जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने डियर पढ़ा था कि 1 मोल इक्वल्स टू, अब सल्फर का अगर 1 मोल की वैल्यू निकालें तो सल्फर का जो डियर एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 32 U होता है एक एटम का मास। तो 32 U को जब ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करोगे वो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। तो 32 ग्राम क्या सल्फर के एक एटम का मास है, नहीं, 32 ग्राम्स आपके सल्फर के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है ना। तो सल्फर का अगर हम 1 मोल वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक है डियर, तो आई थिंक ये चीज़ जो है आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। तो इसी तरह डियर आपको क्वेश्चन करना है, जैसे यहाँ पे देखो सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है S8, आपको नीचे से जो है 8 लिखा हुआ दिया है, तो इसका मतलब हमें मॉलिक्यूल्स की इसकी वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। नंबर ऑफ एटम निकालने होते तो कितना ईजी हो जाता है ना। तो 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में कितने प्रेजेंट होंगे, 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में, यहाँ पे 1 मोल की वैल्यू कितनी आई है, 32 ग्राम आई है हमारी 1 मोल की वैल्यू। तो अब डियर वेरी सिंपल, आप लोग जब इसको निकालोगे तो बहुत सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देखो 32 ग्राम जब आपकी 1 मोल की वैल्यू आई है तो अब इन्होंने S8 दिया है, यानी कि जो सल्फर का S8 है, तो इसको जब आप निकालोगे तो ये आप कैसे निकालोगे, 32 इंटू 8 कर दोगे आप, तो आपको ये 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर मिल जाएगा, है ना। तो जब आप इसको करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 256 ग्राम्स मिलेगा, यानी कि 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर, यानी कि S8 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 256 ग्राम मिल गई। ठीक है, पहले 1 सल्फर का, पहले सल्फर का 1 मोल निकालो, फिर सल्फर सॉलिड का निकालो। ठीक है, 256 ग्राम मिला। अब डियर स्टूडेंट्स अब आप क्या करोगे, अब आप वेरी सिंपल, अब आपको यहाँ पे दिया है 16 ग्राम्स ऑफ सॉलिड सल्फर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो अगेन वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स,
आप लोग क्या करोगे, आपको पता है कि भाई 256 ग्राम जो है सॉलिड सल्फर का वो कंटेन करता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर कितने कंटेन करेगा, वेरी सिंपल, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 256 इंटू डिवाइडेड बाई 256, ठीक है, इंटू 16। जब आप लोग करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको जो आंसर मिलेगा वो आएगा आपका आंसर, यानी कि 3.76 इंटू 10⁻23। ठीक है, सिंप्लीफाई करके आप आंसर नाम से निकाल सकते हो। मेन चीज़ आपको समझने वाली है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ गए तो आपके लिए फिर सब चीज़ ईजी हो जाएगा। ठीक है, 16 मॉलिक्यूल, 16 इसलिए कहा क्योंकि भाई 16 ग्राम्स ऑफ सॉलिड सल्फर में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये इन्होंने हमसे पूछा था इसलिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है डी एस, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप लोग कर लोगे अगर आपके पास दिमाग होगा तो। मतलब दिमाग तो आपके पास है ही ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से दिमाग का अप्लाई करोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वन, दिस इज गोइंग टू बी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम आयन्स हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन जो प्रेजेंट है 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इन्होंने हमें एक हिंट भी दी है, पढ़ लेते हैं इनकी हिंट। द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 17 U। क्या हिंट दी है, बिल्कुल इतनी बेकार हिंट, ये तो हम सबको पता था यार, है ना। अब इन्होंने पूछा क्या, सबसे पहले वो समझो। भाई इन्होंने एक सिंपल सी चीज़ पूछी कि आपको नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स कैलकुलेट करने हैं, यानी कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। आयन्स क्या है, आयन्स भी एटम्स ही तो है, बट चार्ज एटम है, कोई ना कोई चार्ज कैरी करके कर रहे हैं ना। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब कि नंबर ऑफ आयन्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट। तो प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का मोल कॉन्सेप्ट लगाओ, वेरी सिंपल। देखो, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन्स 27 ग्राम्स। बोला क्या गया है, इतने मोल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे। हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, 23 एटम जो हैं 27 ग्राम्स में मौजूद हैं। 27 ग्राम्स जो है आपका एल्यूमिनियम का, 27 ग्राम्स में कितने एटम्स हैं, 6.022 इतने। ठीक है, अब जब आपका ग्राम जो है वो है कितना, वो है आपका 0.05 ग्राम्स, तो कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, अगेन वेरी सिंपल। तो देखो, ये अब आपको बिल्कुल इतने सिंपल चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट कि दिमाग बिल्कुल इतना सिंपल है। लेकिन डियर स्टूडेंट एक बात बताओ, अभी तो हम लोग इतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं 0.22 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय मैम 27 इंटू 0.051। मैम हो गया आंसर, अब निकल जाएगा, लेकिन ये गलत है। बोला क्या है क्वेश्चन ने, बोला एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने इतना तो अभी सिंप्लीफाई कर लिया कि 27 ग्राम्स इक्वल टू 1 मोल, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब अगर मैं बात करूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड दोनों का जब केमिकल फॉर्मूला निकालोगे तो मिलेगा Al2 और O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सबको समझ में आ रही है ना। अब जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास निकालोगे, इसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो मोलर मास जब निकालोगे तो वो आएगा 102 ग्राम्स, 102 U आएगा। अब इसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करोगे, ये मिल जाएगा आपको 102 ग्राम्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे डायरेक्ट डालो 102 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 0.051 ग्राम। क्लियर, इससे इजी डियर स्टूडेंट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है आप लोगों के लिए। इतना सिंपल, मैंने इतना सिंप्लीफाई आप लोगों को कर दिया है। ठीक है, इतना सिंप्लीफाई आप लोगों के लिए ये चीज़ मैंने कर दी है।
तो जिससे आप समझ सकते हो कितना ईजी अब ये चीज़ आपके लिए हो गई है। ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर पाओ। बस इतना सा लॉजिक है क्वेश्चन में। क्वेश्चन डिफिकल्ट था बिल्कुल, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, है ना। तो डियर स्टूडेंट इतने आइटम्स आपके प्रेजेंट होंगे, क्लियर, इतने आइटम्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई होप आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज का डियर स्टूडेंट हमारा जो सेशन है वो ख़त्म होता है, और आई होप आप लोगों ने ये जो सेशन है बहुत इन्जॉय किया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। हमने क्वेश्चंस को अच्छी तरह इनकी जड़ जड़ से खोद के इनका आंसर निकाला है। तो आई होप आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल।